ध्यान देंगे बालक, आज हम लोग को द्विविमीय गति स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। अभी तक जितना हम लोग पीछे पढ़ रहे थे वो सारा आपका एक विमीय गति था, 1 डायमेंशनल मोशन था। क्लियर है? चलिए तो इसको ऑफ कर दो, तो इसको ऑफ कर दो, आगे आ जाओ। चलो पीछे से मैं आओ, ऑफ कर दो इसको। इधर हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देने वाला द्विविमीय गति, द्विविमीय गति या चलिए या समतल में गति, या समतल में गति। ध्यान देंगे, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपका चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर वही है, यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4, द्विविमीय गति या समतल में गति। इसको कहा जाएगा 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन, देखिए दोनों नाम है, दोनों हम लिख दिए हैं। या तो आप द्विविमीय गति कहिए या समतल में गति कहिए, दोनों एक ही नाम है। क्लियर है? चलिए, तब सवाल ये है कि सर द्विविमीय गति क्या होता है? तो ध्यान देंगे, द्विविमीय मतलब हो गया 2 अक्ष पर पिंड का गति। तो समझेंगे कि सर एक ही पिंड एक समय में 2 अक्ष पर गति कैसे कर सकता है। क्लियर है कि एक पिंड एक साथ एक समय में 2 अक्ष पर गति कैसे करेगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद फिर से एक बार बात करेंगे समतल में गति पर। हेडिंग हो गया हम लोग का। चलिए, अब ध्यान देंगे, यहां पर ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सारा द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। द्विविमीय गति जो होता है बालक, वो XY तल में होता है, सतह में होता है। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम लेते हैं। हमने बोला कि हमारे पास 2 अक्ष है, हम 2 अक्ष लेते हैं, एक धनात्मक X अक्ष, एक धनात्मक Y अक्ष। और इस 2 सतह से मिलके, इस 2 अक्ष से मिलके जो सतह है, ये जितना आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया का नाम होता है XY तल। क्या नाम देंगे? XY तल, या सतह भी कहा जाता है। तो ये बताइए कि सतह को समतल भी तो कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, समतल बनने के लिए कम से कम कितना अक्ष चाहिए? 2 अक्ष चाहिए। 2 अक्ष से समतल बनता है या सतह बनता है। जैसे हमने बोला ये हमारा बोर्ड का X अक्ष हो गया और ये Y अक्ष, तो जिसका भी पढ़ा रहे हैं ये क्या है? तो XY तल है। तो ये कैसा है बालक? समतल ही है। इसका हम लोग क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं। तो याद रखेंगे कि 2 अक्ष से मिलकर जो तल बनता है उसी को हम लोग समतल का नाम देते हैं। अगर कोई कहेगा ना X और Z लीजिएगा, तो इसका नाम क्या होगा? XZ तल। समझ आ रहा है? एक X है, एक Y है, तो ये टोटल तल का नाम क्या हुआ है? XY तल। कोई दिक्कत वाला? तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा कि द्विविमीय गति में पिंड का जो गति होता है वो तल में होता है। अब यहाँ पर हमने बोला कि एक लाइन खींच दिया जाए, किसी पिंड को हम ऐसे फेंक दिए, ठीक है। इस ध्यान देंगे, आपको सीधे ऊपर की ओर नहीं फेंकना है और सीधे क्षैतिज में नहीं फेंकना है, क्योंकि सीधे क्षैतिज में गति एक विमीय होता है और सीधे ऊपर की ओर भी क्या कहलाएगा? एक विमीय। लेकिन अगर किसी पिंड को
किसी कोण से प्रक्षेपित कर दिया जाए, किसी कोण से फेंक दिया जाए, तो पिंड का गति द्विविमीय गति होता है। जैसे हम यहाँ पर हैं और इस पेन को ध्यान देंगे इस तरीके से फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, क्लियर है? तो ये बताइए इस तरीके से फेंका गया तो क्या हम लंबवत ऊपर की ओर फेंके हैं? नहीं। क्या हम क्षैतिज की ओर फेंके हैं? नहीं। हम XY तल में पिंड को फेंके हैं। अब हमने बोला कि XY तल में हम कुछ जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट C हो गया। क्लियर है बालक? पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है। आप अगर गणित पढ़ रहे होंगे तो आप नियामक का नाम सुने होंगे, कोऑर्डिनेट जिसको कहा जाता है। तो अगर इसका नियामक हम लिख दिए कि 2 और 3 है, अगर इसका नियामक लिख दे हम कि 4 और 6 है, अगर इसका नियामक लिख दे हम कि 6 और कितना 9 है। क्लियर है बालक? तो इसका मतलब क्या है, नियामक क्या होता है? तो याद रखेंगे ये जो आपका नियामक होता है जिसको आप कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये बताता है कि पिंड x अक्ष पर 2 चला है और पिंड y अक्ष पर कितना चला है? 3 चला है। अब इसको अगर खींचना होगा तो एक लाइन नीचे खींचेंगे, एक इस पर। तो याद रखेंगे इसका मतलब ये है कि आप x अक्ष पर कितना चले हैं? 2 मीटर और y अक्ष पर कितना चले हैं? 3 मीटर। ठीक है, इस जगह का नियामक है 4, 6। इसका मतलब x अक्ष पर आपने 4 चला है और y अक्ष पर 6। तो यहां होने का मतलब ये हो गया कि हम x पे भी चल रहे हैं और y पे भी चल रहे हैं। अब देखिए इसके लिए अगर मिलाया जाए इसके लिए, तो यहाँ पर हो गया कितना? 4 मीटर और यहाँ पर कितना? 6 मीटर। C के लिए बात करें तो इसका x वाला नियामक 6 है, y वाला 9 है। इसका मतलब ये पिंड 6 मीटर x पर चला तो 9 मीटर चले वाला, 9 मीटर कहाँ चलेगा? y पर। तो याद ये रखना होगा कि अगर कोई पिंड, समझिए वाला, अगर कोई पिंड बिंदु A पर बैठा है, इसका मतलब ये दोनों अक्ष पे चल रहा है, x पे भी चल रहा है और y पे भी चल रहा है। x पे कितना चला है? y पे कितना चला? अगर यही पिंड जगह बदल के C पर आ गया तो बताइए x पर कितना चला? y पर कितना चला? कोई दिक्कत बालक? तो अब यहाँ कह सकते हैं कि सर पिंड जो है एक ही समय में दो अक्ष पे चल रहा है, x पे भी चल रहा है और y पे भी चल रहा है। तो पिंड के इस तरह का गति क्या कहलाता है? द्विविमीय गति। कोई दिक्कत बालक? अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे हम बात करेंगे, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म पे बात करेंगे। अगर आप सदिश पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा इसके बारे में। ध्यान देंगे, आपको बताया गया था सदिश के क्रम में कि एक गेंद है और कोई इधर बल लगा दे 10 न्यूटन का, इसी गेंद पर कोई लंबवत दिशा में बल लगा दे F2 इक्वल टू 10 न्यूटन का या 20 न्यूटन का, जो भी रहे। तो बताइए ये गेंद कहाँ जाएगा? F1 की ओर जाएगा या F2 की ओर जाएगा या किधर जाएगा? आप बताइए। बीच में। याद है? तो याद रखेंगे, आपने ही बोला था कि सर जब पिंड पर लंबवत दिशा में बल लगेगा तो पिंड का विस्थापन तल में हो जाता है, यही तल कहलाता है। अब ये कितना होगा इसके लिए सदिश में एक फॉर्मूला मिला था। इधर से उधर आ जाओ, तुम लोग इधर आओ। ध्यान देंगे इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए सदिश जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक फॉर्मूला मिला था, याद है बालक? फॉर्मूला कितना था? तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर, मतलब x घटक कहा जाएगा, x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक मतलब F2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? तो ये सदिश में हम लोग पढ़े थे कि सर मान लीजिए दो बल दे दिए हैं और पूछे कि बताइए बल किधर लगेगा, कितना लगेगा। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी गेंद पर या किसी पिंड पर लंबवत दिशा में बल लगेगा तो पिंड का विस्थापन हमेशा कहाँ होता है? तल में होता है। ठीक है, तो तल में हो गया। अब ई बल कितना होगा हमको कैसे मालूम चलेगा? तो ये होता है अंडर रूट x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर। निकालने का तरीका हो गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर मान लीजिए कि यही नहीं दिया रहे, यही दे दे, मतलब यहाँ पर बल को हटा दिया जाए। इसको थोड़ा कॉपी कर,
ध्यान देंगे। दो कप हो गए, पीजिए, ले लो। ध्यान देंगे बालक। अब देखिए दूसरा ये भी है कि सर मान ली कि यही दे दे और ये सब नहीं दे, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोल दिए कि पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाए हैं, कहां पर? तो XY तल में। क्लियर है बालक? बल कहां लगाए हैं? XY तल में। अब आपसे कहा जाएगा कि XY तल में बल लग गया, इसका मतलब ये पिंड पर दो दिशा में बल लगा है, X में भी लगा है और Y में भी। क्यों? क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं कि अगर कोई तल में रहेगा इसका मतलब दो अक्ष पे चल रहा है, तो जब दो अक्ष पे चल रहा है तो बल भी कितना अक्ष पे लगेगा? दो अक्ष पे। तो अगर इस एक अक्ष पर लगेगा तो इसका नाम क्या दे दिया जाए? FX। अगर Y अक्ष पर बल निकालना होगा तो क्या नाम देंगे? FY। कोण हमेशा किसके साथ लेते हैं? क्षैतिज के साथ। तो बताइए सदिश में निकालने का तरीका क्या था? एक cos थीटा। याद है आपको बताया गया था कि जब भी आपको घटक निकालने के लिए कहा जाए तो जिसके साथ कोण बनेगा वो हमेशा cos में लेंगे, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है किसमें लेना है? साइन में, साइन थीटा। कोई दिक्कत बालक? तो आप हमको कोण बता दिए कि 30 डिग्री का कोण है और बल भी दे दिए 40 न्यूटन, तो हम X घटक Y घटक नहीं निकाल लेंगे बालक? बिल्कुल निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे यही पिंड का गति द्विविमीय गति कहलाता है। तो द्विविमीय का मतलब कि या तो आपको दो अक्ष लेना होगा या तो दो नियामक लेना होगा। नियामक मतलब कोऑर्डिनेट होता है। जैसे हम लिख दिए कि A, अब ब्रैकेट में 2 और 3 लिख दिए। अब आप कहिएगा ये जो बिंदु है ये X अक्ष पर 2 मीटर पर है और Y अक्ष पर 3 मीटर पर है। कोई दिक्कत बालक? तो दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अब इसके लिए बहुत सारा एग्जांपल है जो आपको अभी दिखाया हमने। तो बताइए द्विविमीय गति को द्विआयामी गति भी कहा जाता है, इसको द्विआयामी गति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब ये बताइए कि एक फुटबॉलर है, किसी फुटबॉल को किक कर दिया, तो किक कर दिया तो आप जानते हैं कि इसका पाथ जो होगा, रास्ता जो होगा परवलयाकार हो जाएगा। जैसे अभी आप देखें कि एक पेन को हमने ऐसे फेंका है तो वो कुछ परवलयाकार पथ पे गया है, कुछ इस तरीके से जाकर डायग्राम बनाया है। अब आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये अगर देखिए थीटा दिया भी है, यहाँ कोण का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा आपको दिख रहा होगा। ये बताइए 30 डिग्री के कोण से ही बॉल को किक कर दिया, ठीक है। तो इसका वेग का x घटक बताइए, वेग का y घटक बताइए कि इधर अगर चलेगा, ठीक है, अगर x घटक में वेग लेना होगा तब कितना होगा, y घटक में वेग लेना होगा तब कितना होगा। तो जितना आप देख रहे हैं बालक, ये आपका टू डायमेंशनल मोशन ही होता है, ये द्विविमीय गति होता है। यहां भी आप देख सकते हैं कि पिंड को, ये फुटबॉल को ये किक कर रहा है, तो किक कहां कर रहा है? XY तल में। लेकिन इसका दो घटक निकालेंगे कि क्षैतिज घटक एक लंबवत घटक, ठीक है। ये जो होगा आपका, ये क्षैतिज घटक होगा, ये लंबवत घटक। अब यहाँ R क्या लिखा हुआ है? तो R रेंज कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से पिंड उठा के हम ऐसे फेंक दिए, फेंकेंगे नहीं, इसको बता रहे हैं, तो ऐसे फेंक दिए तो जहां जाके गिरेगा ना जी, यहाँ से, तो यहाँ से वहां तक की क्षैतिज दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परास, रेंज कहते हैं। तो इससे पे विशेष बात होगा, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा परिभाषित कर लीजिए, इसको परिभाषित कर लेंगे और इसके बाद आगे समझेंगे कि सर ये कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला वगैरह क्या होगा, लिखेंगे। हेडिंग हो गया ना हम लोग का। तो इसको समतल में भी गति कहा जाएगा और इसको द्विविमीय भी गति कहा जाता है। समतल में गति क्यों कहा जाता है बताइए? समतल में गति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर ये दो अक्ष के, ध्यान देंगे, दो अक्ष के द्वारा बनाए गए तल पर गति होता है, दो अक्ष के द्वारा बनाए गए तल पर गति होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? समतल में गति। लिखेंगे, परिभाषित किया जाए, जब कोई पिंड
परिभाषा लिखेंगे, जब कोई पिंड किसी समतल में, जब कोई पिंड किसी समतल में गति करे, तो पिंड का स्थिति निरूपित करने के लिए, दो नियामक तथा दो अक्ष की आवश्यकता होती है। दो नियामक तथा दो अक्ष की आवश्यकता होती है। दो नियामक तथा दो अक्ष की आवश्यकता होती है। हो गया बालक? दो नियामक तथा दो अक्ष की आवश्यकता होती है, एवं इसके वेग तथा त्वरण के दो घटक उपस्थित होते हैं। इसके वेग तथा त्वरण के दो घटक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण पिंड का गति द्विविमीय गति कहलाता है। जिसके कारण पिंड का गति द्विविमीय गति कहलाता है। हो गया बालक? जिसके कारण पिंड का गति द्विविमीय गति कहलाता है। कोई दिक्कत बालक? तो अब ये बताइए कि इस डायग्राम में अभी हम लोग जो बनाए हैं, इस डायग्राम में बल का कितना घटक है? दो घटक। हम बोले कि काम कीजिए, ये बल हटा दीजिए और इसके जगह पर आपको हम दे दिए कि पिंड का वेग है, मतलब किसी पिंड को हम v वेग से फेंक दिए, 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, तो आपसे क्या पूछेंगे? वेग का घटक पूछेंगे। तो वेग का x घटक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? y घटक। अगर कहेंगे कि ना वेग नहीं लेना है, आपको त्वरण लेना है, ठीक है, वेग हटा दीजिए, आप त्वरण लीजिए। तो अगर ये त्वरण होगा तो इस त्वरण का x घटक कहलाएगा, इस त्वरण का y घटक। कोई दिक्कत बालक? तो याद रखना ये होगा कि अगर कोई पिंड तल में चलता है तो इसका दो घटक होता है, एक x घटक, एक दूसरा y घटक, इसीलिए इसका नाम क्या है? द्विविमीय। तो इसके लिए दो नियामक चाहिए या दो अक्ष चाहिए। अभी आपको समझा रहे थे लिखकर, इसी को नियामक कहा जाता है। ये नियामक है और इस नियामक से मालूम चला कि दो का मतलब है एक अक्ष पे दो लेना है और तीन का मतलब है y अक्ष पर तीन लेना है। कोई दिक्कत बालक? तो यही आपका अक्ष है और ये क्या है? आपका नियामक है। अब यहां से आप लिखेंगे, समझ लीजिए, उसके बाद लिखना होगा। यहां से हम लोग विस्थापन, वेग और त्वरण सब निकालेंगे। किसके लिए? द्विविमीय गति के लिए। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख लिया जाए। द्विविमीय गति जो आपने लिखा है, इसका उदाहरण लिख लेंगे। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है ये बताइए। तो अभी जितना आप देखे हैं ये डायग्राम, ये सारा द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। जैसे किसी तोप से फायर कर दिया गया, देखे थे ना, अंग्रेज वगैरह गोला छोड़ता था, ऐसे नहीं छोड़ता था, ठीक है। तो ये गोला छोड़ा तो देखिए ना कैसे रखा गया, इस तरीके से रखा गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके गिरेगा।
और याद रखेंगे जो एंगल सेट किया गया है ये 45 डिग्री का एंगल है, और 45 डिग्री के कोण पर पिंड का जो दूरी होता है क्षैतिज दूरी सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये सब आगे बात किया जाएगा। अभी एग्जाम्पल में आपको देखना था, तो आप कह सकते हैं कि सर बंदूक से किया गया फायर, हम लोग बंदूक से जो गोली छोड़ते हैं ये भी द्विविमीय के एग्जाम्पल हो जाता है। आप देखे होंगे ऐसे फायर किया जाता है। इसके बाद किसी फुटबॉलर द्वारा, मतलब जो फुटबॉलर किक करता है गेंद को, तो आप देखे होंगे उसका पाथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। या किसी भी पिंड को XY तल में फेंकना, ये सब क्या है, द्विविमीय गति का उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है ना बालक? ये बताइए, ये भी क्या है, द्विविमीय गति। इसको प्रक्षेप गति भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रक्षेप गति भी कहते हैं, जिसके बारे में जिक्र आगे करेंगे। तो लिखा जाए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा जाए, किसी पिंड को XY तल में, किसी पिंड को XY तल में प्रक्षेपित करना, किसी पिंड को XY तल में प्रक्षेपित करना, XY तल में प्रक्षेपित करना, 2 नंबर में लिखेंगे। 2 नंबर में लिखा जाए, किसी फुटबॉलर द्वारा, किसी फुटबॉलर द्वारा फुटबॉल को XY तल में, फुटबॉल को XY तल में प्रक्षेपित करना, किसी फुटबॉलर द्वारा फुटबॉल को XY तल में प्रक्षेपित करना। हो गया। अगला एग्जांपल में, शिकारी द्वारा शिकार पर गोली चलाना, शिकारी द्वारा शिकार पर गोली चलाना। हो गया। अगला एग्जांपल हम बता रहे हैं। अगला एग्जांपल, XY तल में गेंद को उछालना, XY तल में गेंद को उछालना। अब देखिए, अब आप कहिएगा सर गोली वाला आप लिखवाए हैं कि शिकारी जो शिकार पे निशाना लगाता है, तो ये कैसे मतलब जरूरी है कि वो हो जाएगा आपका द्विविमीय? हो सकता है एक विमीय भी हो जाए, तो बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। मानिए कि किसी पेड़ पर कोई चिड़िया है या कोई जानवर जिसका शिकार आप करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ क्या होता है बालक, कि अगर आपका शिकार यहाँ पर है और आप यहाँ से गोली चला रहे हैं, तो अगर गोली सीधे चलाइएगा तो याद रखिएगा ये गोली जो है यहाँ आके हिट करेगा। याद रखिएगा, अभी डायग्राम भी आपको दिखाएं। क्यों? क्योंकि आपका जो बुलेट होता है गुरुत्व के अधीन होता है। जहां निशाना लगाइएगा उसके जस्ट नीचे आके वो हिट करेगा। तो इसीलिए जो शिकारी होता है, इसका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में मिलता है कि एक पेड़ पर एक बंदर है, एक शिकारी उस पर निशाना लगा रहा है। ठीक है, तो अगर बंदूक का कोण इतना लिया जाए तो बताइए ये गोली जाके उसको लगेगा कि नहीं? या ये भी दिया जाता है कि उस बंदर को या चिड़िया को मारने के लिए वो अपने बंदूक का एंगल कितना सेट करेगा, क्योंकि अगर आप सीधे निशाना इस पर लगाइएगा तो आपका जो बुलेट है इसको हिट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पिंड है जिसका शिकार करना है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग निशाना लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर लगाइएगा तो क्या होगा, जैसे ऊपर लगाइएगा तो ये क्या होगा, इसको आगे हिट कर देगा। तो अब इसके लिए कोण का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन है हमारे पास प्रक्षेप गति में। इसमें क्या होता है कि आपका जो बुलेट होता है वो गुरुत्व के अधीन गति करता है। अब आप छोड़िएगा सीधे, लेकिन वो सीधे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
इसके लिए एक डायग्राम देख लीजिए। तो दिख रहा है ना, एक गोला छोड़ा है तो नीचे छोड़ा है नहीं, तो सीधे फेंकता है। तो बताइए फेंका है सीधे, मतलब इसको सीधे आना चाहिए था, लेकिन या कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा वाला? तो उसी तरीके से जब हम लोग फायर करते हैं, फायर तो सीधे ही करते हैं, लेकिन जो लंबा दूरी तय करता है गोली, तो गुरुत्व के अधीन उसका जो गति होता है वो धीरे हो जाएगा। जैसे जैसे वेग कम होगा, जैसे जैसे वेग कम होगा, उस स्थिति में गुरुत्व का मात्रा बढ़ेगा और वो अपने जगह पर नहीं जाके कहाँ हिट कर देता है, नीचे। रीजन क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है बालक। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा टारगेट होता है थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, और कितना आप रखिएगा आप कैसे जानिएगा, तो कोण का वैल्यू निकालना पड़ता है बालक। क्लियर है? तो अभी समझेंगे इसके बारे में कि सर उधर अगर गोली छोड़ा गया और ये नीचे आ गया, तो याद रखेंगे आप बुलेट को इधर छोड़े थे, आप गोला को इधर छोड़े थे, लेकिन आ कहां गया, तो देखिए इस तरीके से। तो ये कौन तल है, ये जो देख रहे हैं, देखिए लिखा एक्चुअल मोशन। एक्चुअल मतलब वास्तविक गति होता है। तो आप टेढ़ा फेंके थे, इसे पैराबोलिक फेंके थे नहीं, आप सीधे छोड़े थे, लेकिन आ कैसे गए, इस तरीके से। तो बताइए ये एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई है, तो ये गति कहाँ हुआ है, एक्स वाई तल में हुआ है, तो इसको हम कौन सा गति कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। कोई दिक्कत बालक? अब याद रखिएगा इसका दो को वेग बताना होगा। अगर आपका गोला यहाँ है तो एगो एक्स वाला, ठीक है, एगो वाई वाला। अगर यहाँ है तो एगो एक्स वाला एक वाई वाला। इसका दो गति आपको बताना होगा, क्योंकि पिंड जो है, ठीक है, समतल में गति कर रहा है। तो अगर कोई कह देगा ये पिंड है, गोला है मेरा, तो इसका गति बताइए, तो ये जो गति होगा इसका नाम यूएक्स ले लेंगे, और नीचे वाला गति का नाम क्या ले लेंगे। कोई दिक्कत? यहां पूछेगा तो इधर ले लीजिएगा यूएक्स और इधर ले लेंगे क्या, यूआई। क्लियर है? ऐसा डायग्राम बहुत देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो आज थोड़ा सा परिभाषित करेंगे। देखिए अभी बता रहे थे ना, ये पिंड गया और फिर नीचे आया, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेग होता है। तो अभी सब पे बात नहीं करेंगे। अभी हमको क्या करना होगा, तो द्विविमीय गति में वेग निकालना होगा विस्थापना त्वरण। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे द्विविमीय गति के लिए, हेडिंग देंगे द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए विस्थापन कॉमा वेग तथा त्वरण का व्यंजक द्विविमीय गति के लिए विस्थापन, वेग तथा त्वरण का व्यंजक। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे हम वेग का भी दो घटक निकालेंगे, त्वरण का भी दो निकालेंगे और विस्थापन का भी दो निकालेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा जाए, बोला जाए बालक। लिखेंगे यदि कोई कण XY तल में, यदि कोई कण XY तल में किसी पथ पर, XY तल में किसी पथ पर गतिशील हो, XY तल में किसी पथ पर गतिशील हो, किसी पथ पर गतिशील हो एवं जिसके किसी बिंदु की, एवं जिसके किसी बिंदु की स्थिति, एवं जिसके किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु, जिसके किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष
स्थिति को निरूपित करता है, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति को निरूपित करता है, स्थिति को निरूपित करता है, स्थिति को निरूपित करता है, तो हमें पिंड के विस्थापन वेग तथा त्वरण का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए तो बालक, यहां पर हम XY तल में एक बिंदु P ले लिए और इसका नियामक ले लिए XY। तो हमको बताइए नियामक XY का मतलब क्या है। हम XY तल में एक बिंदु P ले लिए और नियामक दे दिए XY, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो P बिंदु है, ध्यान देंगे, ये P बिंदु जो है ये मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है। मतलब x अक्ष पर दूरी इसका कितना है, x, और y अक्ष पर दूरी कितना होगा बालक, y होगा। y अक्ष पर दूरी कितना होगा, y होगा। यही ना नियामक। जैसे हम लिख देते 2 3, तो कहते हैं ना कि 2 मीटर है x पर और 3 मीटर कहाँ है, y पर। समझ में आ रहा है। तो हमको तो फॉर्मूला बनाना है, तो हम लोग क्या लेंगे, x और y में लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया कि P बिंदु का नियामक कितना है, xy, मतलब x अक्ष पर x दूरी है और y अक्ष पर y दूरी है। ये जो जगह है इसका कुछ नाम ले लिया जाए, m ले लिया जाए। और यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर r। अगर आप पढ़े होंगे शुरू से सदिश तो मालूम होगा कि अगर कोई पिंड O से M आया और M से P गया तो इसका परिणामी क्या होगा, O से लेके P तक का। और कैसे लिखेंगे, वेक्टर r से। तो हमको ये बताइए कि त्रिभुज के योगफल नियम से क्या लिख सकते हैं कि जो OP होगा ये किसके बराबर होगा, OM प्लस MP के बराबर होगा। कौन सा नियम से, त्रिभुज के योगफल नियम से। आप O से P जा रहे हैं और कोई O से M गया, M से P, तो इसका दूरी और आपका दूरी क्या होगा, बराबर। तो ये दोनों का परिणामी कहलाता है। अगर आप O से M गए और M से P गए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणामी क्या होगा, O से P। तो O से P किसके बराबर, OM प्लस MP। दूरी देख के बताइए O से P तक कितना है, R। O से M तक कितना है। अब इसके बगल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्यों लिखिएगा, क्योंकि सदिश से इस पे वेक्टर दिए हैं बालक। तो याद रखेंगे आई कैप, इसमें ई परिमाण होगा, ये क्या होगा, दिशा होगा। तो ये x आई कैप। अब हमको ये बताइए कि MP के लिए क्या लिखा जाए, तो ये हो जाएगा y और डायरेक्शन कौन बताएगा, j कैप। कोई दिक्कत। डायग्राम बना लीजिए, इसके नीचे हम बोलेंगे उसके बाद लिखिएगा। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाएंगे, इसके नीचे लैंग्वेज बोला जाएगा तब लिखिएगा। हो गया बालक, डायग्राम बना लिए। क्या क्या डायग्राम में है, P एक बिंदु है जिसका नियामक XY लिया गया है। तो x अक्ष पर दूरी x लिए हैं, y अक्ष पर दूरी y लिए हैं, और इन दोनों का परिणामी क्या है, वेक्टर r है। लिखेंगे माना कि
माना कि कोई पिंड XY तल में, XY तल में P बिंदु पर स्थित है, माना कि कोई पिंड XY तल में P बिंदु पर स्थित है, जिसका नियामक XY है, ऐसे जिसका नियामक XY है, अतः त्रिभुज के योगफल नियम से अब देखिए यहां कौन त्रिभुज में, तो POM में, तो त्रिभुज POM में क्या लिए हैं, तो OP बराबर OM प्लस MP, इसका वैल्यू R है, इसका वैल्यू X है, इसका वैल्यू Y, इसको समीकरण कितना दे दिया जाए, 1 लिख लीजिए। तो अब यहां से यहां तक हो गया बालक। तो ये आप क्या निकाले हैं, तो ये आपका विस्थापन है, आप इसको स्थिति सदिश भी कह सकते हैं। याद कीजिए जब आपको सदिश पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, आपको सदिश ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो उसमें एक स्थिति सदिश बताए थे, और आपको ये भी बताया गया था कि अगर हमको दे दिया गया A और इसका नियामक दे दिया गया 2, 3, और आपसे कहा गया इसको स्थिति सदिश के रूप में लिखिए, तो इसको स्थिति सदिश में लिखने का तरीका था 2i कैप प्लस 3j कैप, याद है, वेक्टर A बराबर कितना, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये स्थिति सदिश में लिखने का तरीका है वाला। यही दे देगा, नियामक पूछेगा तो निकाल लेंगे। अगर हम लिख दिए 4i कैप और 3j कैप, कह दिए कि नियामक बताइए, आसान है जी, कितना होगा 4, 3, इसी को ना आप लिख रहे हैं, तो याद रखेंगे इसको स्थिति सदिश के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो अब ये जो आप निकाले हैं किसका समीकरण है, विस्थापन का समीकरण है या स्थिति सदिश का है, कोई दिक्कत वाला कि यहां तक। अब x क्या है, तो आप कहेंगे x अक्ष पे दूरी है, y क्या है, y अक्ष पर दूरी है, तो इस सदिश के रूप में है कि परिमाण के रूप में है, सदिश के रूप में। अब आपसे कहा जाएगा परिमाण निकाल के बता दीजिए, ठीक है, आप परिमाण निकाल के बताइए विस्थापन का, तो याद रखेंगे परिमाण निकालने का तरीका आपको बताए थे, याद है, अंडर रूट x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर, इसके नीचे लिखा जाए, लिखेंगे विस्थापन का परिमाण, तो देखिए परिमाण डैश दे दीजिए, विस्थापन का परिमाण, तो परिमाण में एरो होता है नहीं, सदिश में एरो वगैरह लेते हैं, तो परिमाण कितना, r बराबर अंडर रूट x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर, समीकरण कितना दिया जाए 2। अभी किसका व्यंजक निकाले हैं आप, विस्थापन का व्यंजक है, हो गया वाला, लैंग्वेज लिख लिया जाए, बोले लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2
समीकरण 1 तथा 2 द्विविमीय गति के लिए, समीकरण 1 तथा 2 द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए विस्थापन का, द्विविमीय गति के लिए विस्थापन का आवश्यक व्यंजक है। द्विविमीय गति के लिए विस्थापन का आवश्यक व्यंजक है। तो याद रखेंगे इस सदिश के रूप में है और ये किस रूप में है? परिमाण के रूप में है। ये केवल परिमाण है। अब इसके बाद वेग निकालेंगे तो वेग में भी दो गो हो गए, एगो सदिश के रूप में, परिमाण के रूप में। त्वरण पढ़ेंगे तो एगो सदिश के रूप में, एक परिमाण के रूप में। कोई दिक्कत बालक? बस यहीं पर रुकिए। सर है का?